नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद लगातार चल रही है और ये कवायद काफ़ी तेज भी है। कई नेता इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है और नीतीश की पहल की वजह से ही पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक, एकता बैठक जिसे कह सकते हैं, उसे बुलाई गई है और इसके जरिए देश के सामने एक मजबूत और एकजुट विपक्ष की तस्वीर पेश की जाएगी। सूत्रों की माने तो बैठक में 18 दल शामिल होंगे। नीतीश कुमार विपक्षी दलों को जोड़ने के साथ इस पर भी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे उन छोटे और क्षेत्रीय दलों को भी एकजुट किया जा सके जो कांग्रेस के साथ जाने से फिलहाल कतरा रहे हैं लेकिन लाइक माइंडेड हैं। एक जानकारी के मुताबिक जो 23 तारीख को होने वाली इस बैठक में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना उद्धव वाली, एनसीपी, झामुमो, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी जैसे लाइक माइंडेड दल शामिल होंगे। जहां एक तरफ विपक्ष अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार 2024 में फिर से अपनी प्रचंड जीत दोहराने बल्कि तिहराने के लिए दिल्ली से लेकर यूपी तक खुद को छोटे दलों के साथ जोड़ने और उनसे फिर से तारतम्य में बैठाने में लगी है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी को छोड़कर जा चुके या यूँ कहें एनडीए को छोड़कर जा चुके सियासी दल फिर अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए बीजेपी की तरफ नज़र आ रहे हैं, आकर्षित होते और वापसी की कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। कुनबा बढ़ाने में शह और मात का यह खेल लगातार अब तेज हो रहा है। दल सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, फिर क्षेत्रीय छत्रप, शह और मात के इस खेल में कोई पीछे नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि वास्तव में जहां विपक्ष उन क्षेत्रीय छत्रपों को अपने साथ करने के लिए 23 तारीख को एक महा बैठक कर रहा है पटना में, वहीं वो दल हैं उसमें जो या तो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या राज्यों में उनकी अच्छी खासी राजनीतिक हैसियत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अभी हाल में ही अपना सिल्वर जुबली समारोह मनाया। हालांकि ये समारोह वास्तव में इस तरह नहीं रहा, कोई बहुत तामझाम नहीं दिखा, यूं ही आया और चला गया। लेकिन 25 साल हो गए एनडीए को गठित हुए और ये भी खबर आ रही थी कि कोई एक बड़ा दल फिर से इनके साथ आ सकता है, लेकिन अभी तक वो दल आया नहीं। लेकिन ये भी एक संभावना है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो साथी बिछुड़ गए हैं वो वापस एनडीए में आ जाएं। तो एक तरफ एनडीए है और एक तरफ यूपीए अलग तरीके का शेप ले रहा है, एक तरीके का अलग रूप ले रहा है। लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और संयुक्त विपक्ष में सह मात का खेल तेज हो चुका है और मंथन आज इसी पर। विपक्षी दलों की कवायद के बीच मंगलवार को बिहार की राजनीति के गलियारे से एक बड़ी खबर आई। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जिसे हम कहते हैं और इस दल की पहचान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के रूप में होती है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष मांझी बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री थे और अनुसूचित जाति का वाला विभाग भी उनके पास था। इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं हुई है, जदयू चाहती थी कि हम पार्टी को उनके साथ मर्ज कर दें, लेकिन हमें वो मंजूर नहीं था, हम अकेले संघर्ष करेंगे। संतोष ने इस्तीफा ऐसे वक्त दिया जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बैठक भी बुलाई है जैसा कि हमने बताया, और ये टाइमिंग
संतोष मांझी की जो टाइमिंग है, इससे विपक्ष को झटका लगा है और सत्ता पक्ष की तरफ कहीं ना कहीं वो संकेत, वो रेज, वो किरणें मांझी के चेहरे पर जो दिख रही हैं वो सत्ता पक्ष वाली हैं। ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं कि मांझी के बेटे छोटे मांझी को सत्ता पक्ष की तरफ से जो एक टार्च लगाई गई है, जो एक लेज़र टार्च है जो दिखती नहीं है राजनीतिक रूप से, उस की किरणों के प्रभाव में संतोष मांझी आ गए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने एक तरीके से मंत्री पद छोड़ दिया है और ये भी आरोप लगा दिया कि उनके दल का विलय नीतीश कुमार अपनी पार्टी में चाहते थे, जबकि वास्तव में दलों को इकट्ठा करने की कवायद चल रही है। ऐसे में अगर कोई सहयोगी दल महागठबंधन का जो बिहार की सरकार में मंत्री हो और वो इस बात को कहे कि उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही, तो जाहिर सी बात है इससे फ़ायदा तो नीतीश विरोधियों को ही होगा। और नीतीश के विरोध में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी से लेकर खड़गे से लेकर ममता, केजरीवाल, स्टालिन समेत तमाम दल एकता के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बिहार के महागठबंधन में फूट अपने आप में ये अलग तरीके से संकेत और संदेश इसके जाएंगे। हालांकि इस खबर को आज लोगों ने, मीडिया ने उठाया तो, लेकिन उस तरीके का वेटेज आज मीडिया में इस खबर को मिला नहीं। हो सकता है कुछ कसर रह गई हो, आगे कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हों। लेकिन नीतीश कुमार वास्तव में लगातार डटे हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार ने वास्तव में जो चीज़ें की हैं उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल कहीं अभी उस तरीके का कोई रिएक्शन उनका आया नहीं। और महागठबंधन के सहयोगी दल जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है के संस्थापक सदस्य को न्योता नहीं दिया है। ये बात भी सामने आ रही है कि जो 23 तारीख की बैठक है उसमें मांझी को सम्मानजनक तरीके से न्योता नहीं दिया है। ये भी एक बड़ी वजह आ रही है और मांझी का भी कोई इसमें प्रतिक्रिया अभी तक आई नहीं है। इससे पहले इसी साल 23 अप्रैल को मांझी ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। अमित शाह से मुलाकात के दौरान मांझी ने माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध दशरथ मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग उठाई थी। मांझी और अमित शाह की मुलाकात को उस वक्त मीडिया में अहमियत मिली थी और लेकिन मांझी ने इसे एक तरीके से डक करते हुए वो आगे निकल गए थे। लेकिन अब लगता है कि दिल्ली से संकेत मिलने के बाद छोटे मांझी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और 2024 से पहले वह एनडीए में एक तरीके से जा सकते हैं। ये बड़ी बात है। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि जो एनडीए का सिल्वर जुबली कार्यक्रम है उसमें एक पूर्व एनडीए का सहयोगी एनडीए में वापस जा सकता है। मांझी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में वर्षों तक रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं, तो क्या वो यही सहयोगी है जो एनडीए में जा सकता है? खबर तो झूठी नहीं हो सकती। तो ये मान लिया जाए कि ये सहयोगी जो खबर थी वो एक तरीके से अब सच होती नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो सर्वाधिक 80 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ अपना मिशन 80 लेकर चल रही है। यहाँ सुभाषपा सुहेलदेव समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो भी अब भाजपा के करीब जाते नजर आ रहे हैं। उनके छोटे बेटे अरुण की शादी में सियासी गलियारे में ये चर्चा थी। बारात 11 को गई थी और मंगलवार रिसेप्शन पार्टी भी थी। ऐसे में प्रदेश के बड़े नेताओं का राजभर के वाराणसी के फतेहपुर गांव स्थित आवास पर जमावड़ा लगना शुरू हुआ था। बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार को सुबह फतेहपुर गांव पहुंचे, उनके आवास बधाई देने और नवविवाहित जोड़े अरुण और निकिता को आशीर्वाद दिया। इस दौरान काफ़ी देर तक दोनों नेताओं में चर्चा हुई। हालांकि ये चर्चा शिष्टाचार कह के एक तरीके से इसे आगे बढ़ा दिया है दोनों दलों की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ओम प्रकाश राजभर के यहाँ जाना, इसे राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा भी वो रास्ता खोल कर रखना चाहती है। कम से कम राम दुहार दुआ सलाम ये बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि अभी हाल में ही 2022 के चुनावों में राजभर ने
अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके थोड़े दिनों के बाद ही वो गठबंधन तोड़कर अलग हो गए से और बहुत अखिलेश यादव को भी बहुत भला बुरा कहा था। और उन्होंने इसके बाद अब राजभर को भी एक ऐसे मजबूत राजनीतिक साथी की तलाश है जिसके इर्द गिर्द वो एक ताना बाना बुन सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ उनसे ज़्यादा खफा हैं और सार्वजनिक तौर पर अगर बीजेपी की किसी नेता को पर बहुत सारी टिप्पणियां अगर राजभर ने की हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि योगी जी इतनी जल्दी राजी होंगे नहीं, लेकिन अभी उनको एक वायु श्रेणी की सुरक्षा भी उपलब्ध करा दी गई है। और इधर ओम प्रकाश राजभर योगी जी की तारीफें भी कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। बिहार में छोटे मांझी का इस्तीफा देना और यहाँ आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर की बेटी की शादी में तमाम बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा, बातचीत, सौहार्दपूर्ण माहौल, इसे भी राजनीति के चश्मे से देखा जा रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल शतरंज बिछी है। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, कल भी उनकी बैठक और यात्राएं हैं। वो भी 24 की चौसर बिछाए हुए हैं, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह चौसर बिछी हुई है। और उस चौसर में नेता अपने अपने प्यादे, अपने अपनी गोटियाँ चल रहे हैं। वास्तव में ये जो कवायद है ये एक तरीके से एक अलग संकेत और संदेश दे रही है। इस्तीफे के बाद संतोष मांझी ने क्या कहा, उसके बाद जेडीयू के मंत्री लेसी सिंह हैं, उनका रिएक्शन, भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन का रिएक्शन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप उनका भी एक रिएक्शन हम आपको सुनवाएंगे। कि मैं मंत्री पद से आज रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे अकेला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जब मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग के आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। तो कोई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, उससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग आएंगे भी, अभी देखते रहिए 2024 का चुनाव नज़दीक है, बहुत सारे लोग आएंगे भी हम लोग के भी महागठबंधन में, इसलिए इससे महागठबंधन के सेहत पर और सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जाने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, उनको तो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी तक दे दी, मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री पद उनको दिए। देखिए, महागठबंधन का हाल यही हुआ है कि सब बिछड़े बारी बारी। आज जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष मांझी जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा था उन पे, उस पे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और नीतीश कुमार जी बैठक कर रहे हैं, 23 तारीख को विपक्षी दल को इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ खुद जो उनके साथ एक मजबूत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी उनके साथ जुड़ी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, उसने साथ छोड़ दिया। तो बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। कोई कितनी कोशिश कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। अब पता नहीं ये निर्णय कैसे लिया। उनको तो मैं परिपक्व आदमी समझता था, परिपक्व राजनीतिज्ञ समझता था, लेकिन आनंद फानन में किस लालच में इस तरह का फैसला उन्होंने लिया, मैं अभी इसका निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जी से क्या बात हुई, 2-4 दिन पहले मिले थे वो अपने 4 MLA के साथ,
क्या बात थी मुझे नहीं मालूम। महागठबंधन को एक बड़ा झटका नहीं है सर इस तरीके से अलग बड़ा झटका जैसा कोई उनका भारी वोट बैंक नहीं है वहाँ, लेकिन कोई छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ी कमजोरी है। वास्तव में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस कह रही है कि बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं, लेकिन फिर भी कोई छोड़कर जाता दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ये बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो 23 को बैठक नीतीश कुमार दुनिया भर को एका करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार का मंत्री इस्तीफा दे जा रहा आरोप लगा के, ये अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ हो जाने के बाद अपने आप को बहुत बिहार में सहज नहीं पा रही थी। भले ही उसके नेता बयान कुछ भी दे रहे हों, लेकिन बिहार में उसके लिए दिक्कतें थी। ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी है वो हो सकता है कि देर सवेर बीजेपी की तरफ जाए। बीजेपी में जो दलित एक वोट बैंक का जो मसला था वो चाहती थी कि 2-4-5% जो दलितों का मामला है वो अगर उसकी तरफ आ जाए तो वो थोड़ा फ़ायदे की स्थिति में रहेगी। बिहार में ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए 16% दलित वोटर हैं और उनमें 4 से 5% महादलित हैं, जिसकी रहनुमाई जीतन राम मांझी करते हैं। वो अपने आप में ये है। और करीब 13 सीटें हैं जहां 3 लाख से ज़्यादा, 13 लोकसभा सीटें हैं 40 में, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा दलित मतदाता है जो डिसाइड करता है। तो अपने आप में ये सारा मत पिछली बार नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी का जो गठबंधन था उसके साथ में एक तरीके से काफ़ी इंटैक्ट रहा। रामविलास पासवान की पार्टी भी उनके साथ में रही। अब किसी तरीके से रामविलास पासवान के बेटे चिराग को बीजेपी ने अपनी तरफ किया है और चिराग के पास भी कोई सहारा था नहीं, तो बीजेपी की तरफ जाने के सिवा उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन ये जो बीजेपी का जो भी राजनीतिक गुणागणित है ये महत्वपूर्ण, ये महत्व रखता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपने आप में। ये तमाम अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं, समस्तीपुर, बक्सर, हाजीपुर, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, काराकट, इस तरह जो आरा, ये 13 जो लोकसभा की सीटें हैं, इनमें 3 लाख से लेकर आप देख रहे हैं कि 4-4.5 लाख तक मतदाता, 5 लाख तक मतदाता, 3 से 5 लाख तक मतदाता दलित वर्ग का है, यानी डिसाइडिंग है। और दलित यहाँ काफ़ी कुछ महत्व रखते हैं, दलित वोटर। और नो डाउट इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, जीतन राम मांझी दलितों के, महादलितों के बड़े नेता हैं। अब पूर्वांचल का गणित देखें कि भाई वास्तव में राजभर से क्यों लोग सट रहे हैं, तो पूर्वांचल में 24 से अधिक जिलों में राजभर वोट है और 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर ऐसा कहा जाता है कि उनका कहीं ना कहीं असर है। और पूर्वांचल में करीब 18 से 20% जो भर और राजभर समाज के लोग हैं। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, आजमगढ़ में राजभर वोट है। देवरिया, बलिया, मऊ में भी इन सीटों पर भी करीब 18 से 20% तक ये राजभर वोट है और ये बड़ा महत्व रखता है। पिछले चुनावों में ये जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया था, चाहे वो 19 का जो चुनाव था, और इसीलिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी। तो एक तरीके से ये जो चौसर है, जो गुणागणित है वो चल रहा है। अब ये देखें कि एनडीए का जो प्रभाव है और कैसे कैसे उसके साथी छोड़ कर गए। 25 साल का एनडीए कितना ताकतवर है। साल 1988 में एल.के. आडवाणी ने एनडीए बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर, और 2014 में 29 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी ने लड़ा था चुनाव। एनडीए का जो इस तरीके से प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन धीरे धीरे एनडीए के जो प्रमुख दल हैं, चाहे शिवसेना हो, अकाली दल हो, नीतीश कुमार हो, चाहे टीडीपी हो, इस तरह के दलों ने, जो बहुत बड़े बड़े दल थे, उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है। अब तक 14 दलों ने साथ छोड़ दिया है एनडीए का 2014 से लेकर अब तक। तो यानी कि अभी भी एनडीए के पास 26 पार्टियां उनके गठबंधन में हैं, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई ऐसी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, एक दो को छोड़कर अपवादों को, जिसका कम से कम बहुत प्रभाव हो अपने अपने राज्यों में। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का मैं परिचय कराऊंगा। खेमचंद शर्मा, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जैनेंद्र अर्कवंशी साहब हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता, लखनऊ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत जैनेंद्र भाई। इस देश और प्रदेश के राजनीति को बहुत बेहतरीन तरीके से विश्लेषित करने वाले, समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, संपादक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति के तमाम पहलुओं को बहुत बारीकी से
समझते हैं। कौशलेंद्र भाई हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार कौशलेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादक। कौशलेंद्र जी आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शैलेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और शंकर मांझी साहब हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से लौटते ही सीधे मुद्दे पर चर्चा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे कांग्रेस के नेता शैलेश सिंह के पास जाएंगे। शैलेश जी, पूरा जो विपक्ष है वो बीजेपी के खिलाफ 23 तारीख को लामबंद हो रहा है और चाहे आपकी पार्टी के नेता हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, पूरे देश में दौड़ दौड़ कर न्योता बांट रहे हैं, हल्दी बांट रहे हैं, आओ भैया पटना 23 तारीख को। लेकिन आप ही के घर में आज विस्फोट हो गया। जीतन राम मांझी, महादलितों के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी ने एक तरीके से आपसे किनारा कर लिया। हालांकि अभी वो कह रहे हैं बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता बात की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि उनके ऊपर जो रेडिएशन पड़ रहा है ना, वो आप लोग शायद उसका रेडिएशन को आप लोग कम नहीं कर पाएंगे, उस असर को, क्योंकि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये भी बहुत गंभीर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि भाई उनकी पार्टी में विलय कर दीजिए। तो आप दुनिया भर में ढोल डंका बजा रहे हैं और अपने महागठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इतना बड़ा गठबंधन नीतीश बाबू और आप लोग कैसे संभालेंगे भाई? बीजेपी कह रही उल्टी गिनती शुरू हो गई है महागठबंधन की, सरकार की। प्रथम तो सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शैलेश भाई। दरअसल हुआ क्या है कि संतोष मांझी ने इस्तीफा देते समय ये कहा कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे तो हास्यास्पद ये लगता है कि भाजपा उस पार्टी के विषय में सोच रही है जो अपने अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही है। और जो लोग हम लोग जुटे हुए हैं 23 तारीख के गठबंधन की तैयारी की रूपरेखा जो है जदयू, कांग्रेस और आरजेडी तैयारी कर रही थी। जीतन राम मांझी ने का कहना था कि हमें इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया। दरअसल तैयारी मीटिंग थी और बाकी सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया जा रहा था, जितने भी और दल हैं। हमारी कोशिश थी कि एक बृहद गठबंधन बनाने का, और जीतन राम मांझी को अब फैसला खुद से करना है या उनकी पार्टी को करना है, या उनके अस्तित्व की लड़ाई अगर उनको लग रहा है कि हम विलय नहीं करके अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, तो ऐसी पार्टियों को अपने गठबंधन में रख के हम करें तो क्या करें? ये आप सामंतवादी दृष्टिकोण अपना के, शैलेश जी, सामंतवादी दृष्टिकोण अपना के आप लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? आप किसी पार्टी का विलय करा देंगे मारकूट के, कौन सी बात हुई? नहीं, ये मारकूट के वाली बात नहीं है। शुद्ध भाषा तो यही है, मुख्यमंत्री हैं, धमका रहे होंगे वो। प्रस्ताव नीतीश जी ने रखा है, चूंकि क्या है, नहीं, ऐसी कोई धमकी की बात नहीं है। हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था जिसमें कि वो खुद से बता रहे हैं कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हैं और हमारी जदयू से ही टूट करके वो दूसरी पार्टी बनी थी। जीतन राम मांझी ने, नीतीश कुमार जी जब सेंट्रल में गए थे तो उनके विश्वासी थे, उनको ही बनाया था विश्वास रख करके, फिर वो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। आज वो अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भाई हम आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चूंकि मंथन के दूसरे सेगमेंट में हम हैं और आज चूंकि जो बाइट और तमाम चीज़ें दिखाते दिखाते काफ़ी समय हो गया, तो सभी मेहमानों से मेरा निवेदन रहेगा कि संक्षिप्त में ही रखेंगे। सीधा सवाल ये है कि जो आप लोगों की विपक्षी एकता है, इसके लिए कोई झटका वटका आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि विपक्ष करे बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी का रहा है। जो पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है वो अगर चला भी जाए तो कोई बहुत बड़ा झटका है नहीं। अब ये फैसला भाजपा को भी करना है कि जो पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है उनको अपने साथ। अरे वो भाजपा पे छोड़ दीजिए, खेमचंद शर्मा देख लेंगे उनको क्या करना है। आप चक्कर में मत पड़िए भाई। आप लोग
अभी आपके बड़े रिलायबल साथी थे, और जैसे ही इस्तीफा दिया तो आप कह रहे हैं कि उनका कोई वजूद नहीं। मैं मांझी, शंकर मांझी जुड़े हुए हैं, हम के प्रवक्ता हैं। भाई मांझी जी, ये क्या हो गया? क्या आवाज दबाई जा रही? वही संकट है, दलितों, पीड़ितों, शोषितों की आवाज गठबंधन के अंदर भी दबाई जा रही है क्या? नमस्कार सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आज काम किए हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। और एक बात आप लोग को स्पष्ट करना चाहेंगे कि कोई छोटा से ही बड़ा होता है, और आज जिस गरीब का रिप्रेजेंट जीतन राम मांझी, संतोष मांझी कर रहे हैं, वो आज़ादी के बाद से जो बिहार में 12% की आबादी है दलितों की, जिसका रिप्रेजेंट जीतन राम मांझी कर रहे हैं, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है कि गरीब के लोगों को रिप्रेजेंट कर करके अपनी बात को सदन तक पहुंचाने का काम जीतन राम मांझी और संतोष मांझी जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के माध्यम से उठा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है उनका। और माननीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट कहना था, कुछ दिन पहले उन लोग मिलने गए थे, उनका स्पष्ट कहना था कि आप लोग हमारे पार्टी में विलय कर जाइए। ये कहाँ की बात है? आप हजारों लाखों कार्यकर्ता का भविष्य की बात है, जिसको हम लोग राजनीतिक भविष्य जगा करके उसका लीडरशिप दे रहे हैं। हम लोग किस आधार पर कैसे विलय कर सकते हैं? कहीं न कहीं ये हमारे गरीब के नेता को, हमारे पार्टी के अस्तित्व को, हमारे पार्टी के इतिहास को मिटाने की साजिश हो रही है। ये बहुत गलत बात है। ठीक बात है। मैं एक छोटा सा रिएक्शन अर्कवंशी जी से लूंगा इस पर, फिर उनकी पार्टी भी अगले राउंड में बात करेंगे। अर्कवंशी जी, ये मैं जरा छोटे दलों का मानस समझना चाहता हूँ। मैं तो एक तो पहली बात, मैं बार बार छोटे दलों का जो प्रयोग है शब्द का, मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि दल सब बराबर होते हैं। हमारे पत्रकारों के बीच में बहुत होता है, छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, संपादक, ये सब बहुत होता है हमारे यहाँ भी। तो दलों में भी छोटा बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, आवाज़ दबाई जाती है। अब यहाँ तो साफ साफ मसला दिख रहा है कि महागठबंधन के अंदर भी एक जो नवोदित दल है, जो दलितों की नुमाइंदगी करता है, जो 11, 12, 15% जो दलित है बिहार में, महादलित और दलित, उनकी आवाज़ गठबंधन के अंदर ही दबाई जा रही है। तो ये लोग किस मुंह से, जो ये विपक्ष के लोग हैं मोदी के खिलाफ, किस मुंह से जनता के बीच में 24 में जाएंगे? ये जैनेंद्र, अनम्यूट करिए। और उत्तर प्रदेश में अपनी दशा और दिशा को भी ध्यान में रख के जरा कोई बात कहिएगा। जी नहीं, हमारे नेता बहुत बार इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी विपक्षी एकता है वो जैसे ही प्रधानमंत्री का नाम आता है तभी तितर बितर हो जाती है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक सजेशन भी दिया था विपक्षी दलों को कि आप मायावती बहन जी को आगे लाइए एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। क्योंकि होता क्या है कि आप चले जाइए, चाहे ममता बनर्जी जी हो गई, चाहे तृणमूल नीतीश कुमार जी हो गए, अरविंद केजरीवाल जी हो गए, या चंद्रबाबू नायडू जी हो गए, या केसीआर जी हो गए, या बाकी पलियन स्वामी हो गए जो तमिलनाडु से हैं। तो ये सभी एकता तो कह लेते हैं, मंच पे हाथ उठा देते हैं एक दूसरे का आके, लेकिन होता क्या है, जैसे इनसे पूछा जाता है कि आप में से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ठीक है, तो सभी लोग मंच उस से पर आएंगे, बारी-बारी बिल्कुल नीचे आ शाश्वत जाते बात है, हैं। इनको बताना पड़ेगा कौन चेहरा है। मैं जरा तुलना करना चाहता हूं मांझी जी के दल और आपके दल से। आपके दल की भी यही दशा थी बीजेपी में, कोई ना कम रघुबर ना कम कन्हैया, कोई कम नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी पानी पी पी कर दिन में 6 बार कहते थे कि भाई जो ओबीसी की आवाज़ दबाई जा रही है उनकी, जब वो सरकार में थे, वो भी मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। लगभग जो मना स्थिति है वो दोनों नेताओं की एक है। जैसे संतोष मांझी ने आज इस्तीफा दिया और ओम प्रकाश राजभर ने बहुत पहले योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। जरा उस स्थिति को जरा विश्लेषित करिए कि क्या ये जो बड़े दल हैं, अपने जो यूं कहिए कि कम साधन वाले, कम शक्ति वाले जो अपने पार्टनर हैं, या किसी कमजोर भाई के साथ क्या उसको और दबाना चाहते हैं क्या? ये मैं जरा पूछना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, बिल्कुल, जिस सत्ता अगर जिसके पास 80% बहुमत होता है, 20% इधर उधर से जुटा के लाता है, तो 80% वाला सोचता है कि 100% पे मेरा कब्जा हो, और यहीं पे बातों में झोल आने लगता है या चीजों के अंदर खोट पैदा होने लगता है। हमें समझना पड़ेगा कि मेरे नेता बार बार क्या चीज कहते थे। एक 200 मीटर की सड़क बनाने के लिए क्यों उन्हें जरूरत पड़ी 12-12, 13-13 बार पत्र लिखने की। उन्होंने डीएम से लेके मुख्यमंत्री तक बार बार पत्र लिखे और आखिर में जाके वो सड़क उन्होंने खुद फावड़ा उठा के 200 मीटर की बनाई।
यहाँ तो बेचारे संतोष मांझी सड़कों नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे हमारे दल को बख्श दो भाई, और कह रहे दले हजम करने के चक्कर में थे नीतीश कुमार। दूसरी चीज थी कि हमारी कुछ मांगे थी जिनको पूरा नहीं किया जा रहा था। एक सबसे खास मांग थी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करना, जो कि हमारे नेता के कहने पर एक और समिति बनाई गई थी, राघवेंद्र समिति, जिसकी मई 2018 में बनाई गई थी और नवंबर में उसकी अक्टूबर नवंबर में रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा था, जो कि वो कई बार कह चुके आपके नेता, इस बात को कह चुके हैं, बात भी ठीक है। हाँ, तो मेन चीज यही है कि हम जो वादे हमसे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा था, साथ में जो जनता की समस्याएं हमारे पास आ रही थी हम उसको पूरा नहीं करवा पा रहे थे। मेरा नटसेल में यही सवाल था, मेरा नटसेल में आप दोनों से यही सवाल था, मांझी जी से आपसे, कि जो छोटा भाई है या आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, वोट के रूप से उतना संपन्न नहीं, तो उसके साथ ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे नीतीश कुमार, चाहे आरजेडी, ये जास्ती करते हैं। जो ताकतवर होता है जास्ती करता है, राजनीति में भी शाश्वत सिद्धांत है ये। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा मतलब जानबूझ के ना किया जाता हो, लेकिन हो जाता है कि मेरा ही पूरे पे हक है, मतलब अंतर मन में कहीं ना कहीं ये बात दबी रहती है। बेशक आपको एक मंत्री पद दे दिया जाए, बेशक आपको 2 कैबिनेट मंत्री पद दे दिए जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि इन मंत्री विभाग हैं उन पर हमारे ही कब्जा हो, ना चाहते हुए भी ऐसा होता है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन इस पे लूंगा शर्मा जी का। खेमचंद शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, फिर हमारे दोनों जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उनके पास मैं जाऊंगा, चूंकि मैं सोच रहा था एक राउंड की चर्चा हो जाए तब मैं अपने पत्रकार भाइयों के पास जाऊं। शर्मा जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं, आजकल बिहार में भेज दिए गए हैं, बहुत दिनों से वहाँ बहुत उनके लिए काम था, शहनवाज साहब, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उल्टी गिनती शुरू हो गई, बिहार की सरकार गिरने वाली, बड़ी हालत खराब है और ये लोग तो दुनिया को एक कर रहे हैं, खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। अनम्यूट करिए शर्मा जी। शर्मा जी, आपकी आवाज दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, आप सुन रहे हैं दर्शक, बोलिए। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार सरकार की उल्टी गिनती पूरी तरीके से प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि जो मैंडेट था वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को था। वो मैंडेट के खिलाफ जाके नीतीश जी ने धोखा देके आरएलडी के साथ गठबंधन किया और वो बेमेल गठबंधन था। उन्होंने मौका परस्ती दिखाई और आज क्या हो रहा है, आज वो जो छोटे दल हैं, मांझी जी का दल है और भी ये दल हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप हमारे साथ विलय कर दो। और ये चीज दिखाती है क्योंकि जनता नहीं चाहती, इसलिए छोटे दल भी उनके साथ विलय करना नहीं चाहते। हर एक शर्मा जी, फिर आपकी आवाज विलीन हो गई, विलोप हो गई। आवाज आ रही है आपको? बीच में से आवाज कट गई थी। हाँ बोलिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब बिहार सरकार का कोई भविष्य नहीं है, ये सरकार अपने आप गिर जाएगी, जल्दी गिर जाएगी और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में प्रदर्शन किया था, बिना नीतीश जी के प्रदर्शन किया था और नीतीश जी और आरएलडी दोनों पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, वैसा ही प्रदर्शन 2024 में भी होगा। ठीक बात है। मैं कुमार कौशलेंद्र जी के पास जाऊंगा। कौशलेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम पर एक तो आपकी त्वरित टिप्पणी मैं चाहता हूं और फिर भविष्य की राजनीति पर जरा कुछ प्रकाश डालिए। अनम्यूट करिए। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहली बात तो जीतन राम मांझी बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। जीतन राम मांझी अभी बिहार की राजनीति में जो राजनेता हैं उनसे कम परिपक्वता उनमें नहीं है। जीतन राम मांझी ने बहुत सारे दलों को देखा है और बहुत समय देखा है, और सियासी हवा क्या होती है और उसकी दशा क्या है और दिशा क्या होगी, इसको मापने में जीतन राम मांझी कभी पीछे नहीं रहे हैं। जीतन राम मांझी लंबे समय तक मंत्री रहे हैं विभिन्न सरकारों में, और अभी जो उन्होंने निर्णय लिया है, इस निर्णय के पीछे जो मेरी जानकारी है, उनकी अपेक्षाएं ज्यादा थीं। अपेक्षाएं थी, वो अपने दूसरे पुत्र के लिए भी व्यवस्था चाहते थे, अपनी भी व्यवस्था चाहते थे, अपने दल को दुरुस्त करना चाहते थे। और हालांकि जो नीतीश बाबू जो महाजुटान करा रहे हैं, उस महाजुटान पर अभी जो अगली तारीख है, 1 तारीख तो टल गई, जो अगली तारीख है वो तारीख भी मुझे लगता है कि तारीख बन नहीं पाएगा, वो तारीख भी टलना है क्योंकि अभी कांग्रेस के जो तेवर है ना,
कांग्रेस के तेवर मुझे थोड़े अजीबोगरीब लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश बाबू चेहरा बन पाएंगे। फिलहाल अभी ये जल्दबाजी होगी ये कहना कि 23 तारीख को इनका जुटान हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये हम का हटना एक झटका तो जरूर है और बीजेपी को एक मोरल बूस्टर दे गया। हम वाले, आपको बताऊं, आज 13 तारीख है। 13 अप्रैल को जीतन राम मांझी गृह मंत्री से मिले थे। तारीख याद कर लीजिए, 13 अप्रैल था, 13 मई और ये 13 जून। हाँ, इसमें कोई ज्योतिष के हिसाब से कोई कुछ माँ का अक्षर भी कुछ आता है, ये कोई ज्योतिष का एक बहुत बड़े ज्योतिष से मेरी बात हो रही तो इतना बार उन्होंने 13-13 हमको समझा दिया कि हम गोल गोल घूम गए, लेकिन इसमें कोई माँ राशि का कुछ कहानी है जीतन राम और इस तरह कुछ कहानी है, मुझे लगता है वो भी कोई एक एंगल होगा इसमें। आज जैसे संतोष सुमन ने अचानक विजय जी से मिलकर कहा कि नहीं अब हम नहीं रहेंगे सरकार में, तो इसकी तैयारी पहले से थी। उनकी जो अपेक्षाएं थी इधर से लोगों ने ना किया। मतलब लेजर टार्च उन पर लग चुकी है, जो लेजर वाली टार्च आती है ना अदृश्य से रोशनी लेकर, वो टार्च लग रहा है उनके ऊपर, किरणें पड़ने लगी उनके ऊपर। बिल्कुल। और दूसरा रह गया एक जो है, आप लोग जो महादलित वोटों पे असर की बात कर रहे हैं, तो ये जो चिराग हैं, चिराग की पकड़ और जीतन राम मांझी की पकड़ में फर्क है। चिराग के आने का प्रभाव तो पड़ेगा। जीतन राम मांझी 3-4 सीटों से ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, जहां तक मेरा आकलन है। नहीं, आप बेहतर बता सकते हैं। हम लोग तो जो लिखा पढ़ी में जो लोग हमारे आप जैसे साथी जो लिख मारते हैं वही हम लोग पढ़ मारते हैं। आप लोग तो मैदान में ही हैं। जी, जहां तक जीतन राम मांझी अगर भाजपा के साथ होंगे तो लाभदायक ही होंगे, लेकिन जीतन राम मांझी बहुत बड़े फैक्टर बनेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा, यही वजह है कौशलेंद्र भाई की क्या बहुत ज्यादा शैलेश सिंह उनको भाव नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं अरे बता देना चाहिए, चले गए तो चले गए, यही वजह है क्या? संभवतया। चलिए मैं नवेद भाई को ले रहा हूँ, बड़ी चर्चा बड़ी रोचक हो रही है और मैं दर्शकों के बीच बाधा जानबूझकर बंद रहा हूँ क्योंकि नवेद भाई काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो नवेद भाई, एक तो बिहार की राजनीति पे कौशलेंद्र जी बहुत ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल के बता दी कि भाई फ़ायदा नुकसान किसका है, लेकिन मॉरल बूस्टर अगर वो बीजेपी की तरफ जाते हैं जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो ये है। नवेद भाई आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक सूचना मुझे दी गई है कि संतोष मांझी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपको के न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। इस्तीफे की अचानक क्या वजह हो गई? ऐसा क्या सरकार के अंदर गड़बड़ चल रहा था कि आप असहज महसूस कर रहे थे? देखिए, एक ही बात है, सुबह से हम बोल रहे हैं कि हम लोग पार्टी के सामने एक प्रस्ताव आया कि पार्टी का विलय करने जनता दल यूनाइटेड, और ये हम लोग को कतई मंजूर नहीं था, इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया। नहीं, इसके मतलब सिर्फ क्या कोई दबाव, कोई जोर जबरदस्ती था कि नहीं कर ही दो? भाई आप स्वतंत्र पार्टी हैं, आपको अधिकार है अपनी अलग पार्टी चलाने का, आप सरकार के साझीदार थे, तो नीतीश कुमार क्या कोई जोर जबरदस्ती टाइप कुछ कर रहे थे या कोई इस तरीके से राजनीतिक दबाव पड़ रहा था आप लोगों के ऊपर? जाहिर सी बात है, दबाव था और इस तरह का जोर जबरदस्ती था, तभी तो हम लोग अलग हुए हैं। हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, हर पार्टी चलाने का हम लोग का अधिकार है और हम अपने तरीके से पार्टी चला रहे थे। हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल रहे थे, लेकिन वो विचारधारा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ भी था, लेकिन ऐसी क्या बात आई ये समझ हम लोग को भी नहीं है कि हम लोग के साथ ये प्रस्ताव आया, तो प्रस्ताव मंजूर नहीं था। हम लोग ने मिल करके ये फैसला किया कि हम लोग अब आगे नहीं चल पाएंगे, हम लोग को अलग हो जाना चाहिए और पार्टी के हित के लिए, पार्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। महागठबंधन से अलग हो गए हैं? जी, निश्चित तौर पर। आज तो हम देखे हैं कि उनके नेताओं का भी बयान आया है, तो हम अपने आप को महागठबंधन से अलग ही मानते हैं। मतलब मानते हैं कि कर लिया? क्योंकि अभी एक बयान आपका हम चला रहे थे, उसमें आप कह रहे थे कि महागठबंधन से अलग नहीं हुए हैं हम। संतोष मांझी, मेरी तो कोशिश थी, हम लोग की कोशिश थी, क्योंकि हम लोग तो बिहार को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब महागठबंधन के जिम्मा जिनके ऊपर है, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि पार्टी विलय हो जाए, वो नहीं रहना चाहिए, तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम अपनी पार्टी को खुद एक अलग तरीके से मजबूत करें, अपने संगठन का विस्तार करें और आगे जो विकल्प होगा उस विकल्प पर विचार करें। अगला कदम अभी हम लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, सब मीटिंग करेंगे, लोगों का राय जानेंगे, संगठन की स्थिति देखेंगे, उसके बाद अगला कदम उसी हिसाब से होगा। ये कहा जा रहा है कि मांझी जी 13 अप्रैल को अमित शाह से मिले थे और कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक बात हुई है क्या? बीजेपी की तरफ कहीं कुछ
इशारा मिल रहा है क्या? देखिए, वो मुलाकात को लोग इस तरह से मान के चल रहे हैं, इसी बात का मुझे आश्चर्य होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी से मिलता है, कोई सामाजिक, इसीलिए तो आपसे ही सीधे सीधे पूछ ले रहे हैं ना हम। जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। उसको लेकर के लोगों का हो सकता है कि लोगों को शंका हो, तो होता है, कमजोर लोग, गरीब लोग के ऊपर इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग जहाँ थे और जहाँ रहते हैं पूरे मुस्तैदी से रहते हैं। बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं क्या मांझी जी? जी, बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम विचारधारा, महागठबंधन के विचारधारा, नीतीश कुमार जी के विचारधारा के साथ हैं, तभी तो उनके साथ थे। लेकिन सवाल है कि नहीं, बीजेपी, हमारा सवाल है कि बीजेपी की विचारधारा से सहमत है कि नहीं सहमत है आप? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम तो आपको बोले हैं ना, अभी तो एक हम सिर्फ इतना ही बात बोल रहे हैं आपको कि अभी देश में एक चेहरा है, जो नॉन चेहरा, स्थापित चेहरा, स्टैब्लिश चेहरा, एक चेहरे की तलाश की जा रही है। तो आप यही सोच लीजिए, कोई चेहरा ही नहीं मिला विपक्ष को, तो इस चेहरे से लड़ाई करने के लिए कैसे हो? तो आप स्थापित चेहरे से प्रभावित हैं? अरे निश्चित तौर पर पूरा देश प्रभावित है, तभी तो उनको इतना सीट दिया। दुनिया प्रभावित है, इससे हम भी प्रभावित हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष का जो कोशिश है कि एक चेहरा ढूंढा जाए, हम शुभकामना देते हैं उनको कि एक चेहरा मिल जाए ताकि उनके सामने कोई आ सके। तो ये भी कहा जा रहा था कि आप लोग कुछ अरेंजमेंट चाहते थे राज्यसभा या कुछ इस तरीके का कि भाई आपके भाई के लिए और बड़े मांझी जी खुद अपने लिए कुछ चाह रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है कि झूठे आरोप हैं ये? अब देखिए, बहुत तरह की बातें होंगी, इस तरह की बातें आएंगी, उस पर अब क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग चाह रहे थे। हमको जब 7 सीट मिला तो हम गरीबों को टिकट देने का काम किए, कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किए, और अब है कि हम राज्यसभा मांग रहे थे, भाई के लिए मांग रहे थे, इसके लिए मांग रहे थे। अब इस तरह के तो बातें आएंगी ही। अब इस सब बातों को पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब कुछ लोगों के पास कुछ कहने के लिए नहीं रहता तो ये सब बातें रहती। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके अगले राजनीतिक कदम के लिए। बहुत धन्यवाद संतोष मांझी जी। तो संतोष मांझी ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि वो सबसे बड़े चेहरे के साथ जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है। एक तरीके से ये संतोष मांझी और जो हम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसने साफ कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और तय हो गया है। कौशलेंद्र भाई, एक 5 सेकंड की टिप्पणी। तय हो गया है कि वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ में, कोई लाग लपेट बचा नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा था कि उनसे ये पूछते कि 13 अप्रैल से पहले विलय का प्रस्ताव दिया था क्या नीतीश कुमार ने? ये आपने जो सवाल उनसे किया कि वो राज्यसभा नहीं, वो अपने छोटे भाई के लिए एमएलसी की सीट खोज रहे थे और बड़े मांझी जी के लिए दूसरी बात कर रहे थे। खैर, ये तो तय है कि उनको पत्रकार महोदय इस पर हम 1-2 बात कहेंगे। ये जो बात पत्रकार महोदय कह रहे थे, हम उनके संज्ञान में एक बात देना चाहेंगे कि बिहार में जिस गरीबों का प्रतिनिधित्व मांझी जी कर रहे हैं, शायद आपको ये कहाँ से जानकारी मिली है, छोटे बेटे की कहीं से कोई बात नहीं है। रही बात जो आपने बोला कि 3-4 सीटों पर इनका प्रभाव है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप ये बात जान लीजिए कि आज़ादी के बाद अकेले जिस कम्युनिटी से आते हैं हम लोग, मांझी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उसकी अप्रोक्स 70 से 80 लाख की आबादी है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर 50 आज़ादी के बाद से हम लोग किसी न किसी दूसरे दल, किसी न किसी दूसरे नेता के सामने हाथ पसार करके राजनीतिक अधिकार की बात हम लोग मांगते आए। लेकिन जब हम लोग खुद की राजनीति करके अपने समाज को, अपने गरीबों को आगे बढ़ाने की बात किए, ये बात उन लोगों को बुरी लग रही है। बुरी कहाँ लग रही? उन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया था। नीतीश कुमार ने तो मुख्यमंत्री बना दिया था आपके नेता को। बुरी कहाँ लग रही है? हमके जो प्रवक्ता हैं जी, हमके प्रवक्ता को मैं बताना चाहूँ, मांझी जी जब 12 चट्टी से राजनीति किया करते थे, उस वक्त से उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने शुरुआत अपनी करी थी कि मांझी जी बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। मैंने अपने शब्दों की शुरुआत यहीं से। कौशलेंद्र भाई, नवेद भाई को ले लेते। बहुत विलंब हो गया। मैं माफी के साथ नवेद भाई आपके पास आ रहा हूं। अब पूरा सीन क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश से जरा कनेक्ट करिए कि इधर ओम प्रकाश राजभर की बेटी की शादी में भूपेंद्र चौधरी पहुंचते हैं। आपको बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे, हम भी जाएंगे, लेकिन हमारे आपके जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नेताओं के जाने से राजनीति में फर्क पड़ता है। जिस दर्द के मारे मांझी कह रहे हैं, जो जाहिर कर रहे हैं,
जो दर्द बता रहे हैं वही दर्द ओम प्रकाश राजभर का भी था। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या संकट है कि क्या उनके पास कोई बड़े पार्टनर आ नहीं रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे पार्टनर्स को किसी तरीके से जुटा रहे हैं वो 24 की लड़ाई में? नवेद भाई अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया। हाँ जी, देखिए आपको बधाई बहुत बहुत, क्योंकि 1 मिनट में जो आपने कहलवा पाया मांझी जी से वो कोई नहीं कहलवा पाया। क्लियर हो गया कि वो भाजपा में जा रहे हैं। बहुत कम समय में आपने वो चीज कहलवा ली जो स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज ये कि एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी मांझी जी को या उत्तर प्रदेश में राजभर जी को कैसे अपने साथ लेंगे, जब उनकी नीति, उनकी नियत, उनके इरादे, उनकी विचारधारा परिवारवाद के खिलाफ है। तो ये दोनों दल जो है पूरा परिवार पार्टी में बैठा हुआ है, और जब किसी के साथ जाते हैं तो कहते हैं पूरे परिवार को सत्ता में शामिल कर लिए, गरीबी का प्रदर्शन करते हैं, तस्वीर क्रिएट करते हैं और सत्ता की गोद में पूरे परिवार के साथ चले जाते हैं। अगर परिवार में 6 लोग हैं और 5 लोग सत्ता में बैठाए जाते हैं तो झगड़ते हैं कि छठे को भी जगह दीजिए, ये बेटा बचा है, उस बेटे को यहां भेजिए। तो कौन से आप नाटक कर रहे हैं? चाहे कोई भी दल हो, क्या आप जाति की बात करते हो, समाज की बात करते हो, गरीबी की बात करते हो, गरीबी का प्रदर्शन करते हो, और पूरा परिवार, जैसे मुलायम परिवार, जैसे मैं सबकी बात कर रहा हूं, जैसे कांग्रेस परिवार, वैसे मांझी परिवार, वैसे ये अपने यूपी वाले भाई ओम प्रकाश जी, निषाद जी, कैसे जाएंगे? अनुप्रिया पटेल, हाँ, किस मुंह से जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी का मेन पॉलिटिकल मिशन है कि हम परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। हम कांग्रेस मुक्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां से परिवार है। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नाश इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहां परिवार है। वो बात सच भी है। तो आप एनडीए में ऐसे लोगों को क्यों बैठाएंगे? एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, कि बहुत सारे मांझियों की नाव का रुख अभी पलटेगा। उसकी वजह क्या है? जैसे आज पलटा है, आज मायावती जी की भी एक बाकायदा उन्होंने बाइट दी और उन्होंने कहा कि भाई जो एक हल्ला हो रहा था कि कहीं जा सकती हैं और कांग्रेस के साथ ट्यूनिंग बन सकती है, उन्होंने कांग्रेस की आलोचना कर दी, साबित कर दिया हम कहीं जा पाएंगे नहीं। होता क्या है कि 6-7 महीने बाकी लोकसभा चुनाव के, और जो राजनीतिक जो 2 लहरें लगातार अप डाउन हो रही हैं। एक लहर ये कहती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और विपक्ष बिखरा हुआ है, उससे कोई लड़ नहीं पाएगा, मोदी जी फिर से आ रहे हैं। दूसरी एक लहर आ जाती है जिसपे कहा जाता है कांग्रेस प्रोग्रेस कर रही है, कर्नाटक भी जीत गई, जो स्टेट्स में चुनाव होने वाले हैं वहां भी अच्छा लड़ने जा रही है, राहुल का ग्राफ बढ़ गया है, विपक्ष सब इकट्ठा हो रहे हैं, नीतीश जी ने सबको बुला लिया है। एक ये जो माहौल आ रहा है, तो इसके खिलाफ क्योंकि एनडीए यानी भाजपा उसके खिलाफ उस माहौल को क्यों चलने देगी? जो एक माहौल, ये बात असली बात नवेद भाई आपने बताई दी दर्शकों को, हमारे असली बात, कई मांझियों को मोड़ा जाएगा। कई मायावती जैसी नेता जो है वो इस बार बार कहेंगे कि नहीं भैया हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि परसेप्शन, माहौल और एक फिजा जो होती है वो लोकसभा से पहले एक माहौल पैदा करती है, और एक बड़ा वोटर ये होता है जो ये सोचता है कि आखिर कौन जीत रहा है, हम उसके साथ जाएं। नवीद भाई एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन छोटा सा ले लीजिए सवाल एक मेरा। क्या इस तरह के नेताओं से कहीं से कोई सर्च लाइट मारकर कुछ कहलवाया जाता है, लेजर लाइट के जरिए? क्या बिल्कुल कहलवाया जाता है। देखिए कहलवाने का मतलब क्या है? देखिए सत्ता में जो होता है, भाजपा बहुत ताकतवर पार्टी है, सत्ता उसकी लगभग पूरे देश में है, कई राज्यों में है, केंद्र में है, तीसरी बार जीत सकते हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है, उनके पास एजेंसियां हैं। तो होता क्या है कि छोटे छोटे दल, मैं छोटा इसलिए कहूंगा क्योंकि जिसकी सीटें कम है, जिसका वोट प्रतिशत कम है, उसको छोटा कहा जाएगा। अगर इस तरह हमारे अखबारों की दुनिया में भी लघु समाचार पत्र, मध्यम, जिस सरकार ने गाइडलाइन तय की है, अगर हम एक मोहल्ले के नेता हैं तो हम छोटे ही नेता कहलाएंगे। अगर हम लोकल अखबार में नौकरी करते हैं तो हम राष्ट्रीय अखबार के नहीं कहलाएंगे। तो जो छोटे दल हैं उनको क्या चाहिए है? उनको निगोशिएशन, मार्केटिंग, उनको चाहिए होता है ऐसे मौके पर जहां उनका एडजस्टमेंट हो जाए, और सरकार ही तो एडजस्टमेंट करेगी, वही तो आपको कुर्सी। भाई आगे विपक्ष तो ये कहेगा कि सरकार बनेगी तो आपको दे दिया जाएगा, वो तो कह रहे हैं मैं अभी आपको राज्यसभा भेज दूंगा, आपको मैं टिकट दे दूंगा, मैं आपको सत्ता, आपकी सरकार बनेगी तो मैं ये एडजस्ट कर दूंगा। तो जहां जिसकी जेब में ज्यादा पैसा होगा उसी को तो ज्यादा माल मिलेगा। बड़ी बात नहीं कि अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिसफल होने वाला है उसमें मांझी जी दिख जाएं,
बड़ी बात नहीं है। वो जा सकते हैं। देखिए जाति यहाँ पर क्या पूरा खेल जो है दलितों और पिछड़ों का है। आज दो खबरें आई हैं, एक मांझी जी की और एक मायावती जी की। मायावती जी ने इस बात से इंकार कर दिया, मतलब उनके बयानों से ये लगा कि कहीं जाने वाने वाली नहीं है, क्योंकि एक माहौल हम लोग का उत्तर प्रदेश में ये बन रहा था कि अखिलेश यादव अकड़ दिखा रहे हैं, कांग्रेस के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जयंत चौधरी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप गठबंधन का एक माहौल पैदा करो, तो ये माहौल बनने लगा था। खबरें भी हम लोग लिखने लगे थे कि हो सकता है कि जयंत चौधरी, कांग्रेस और बसपा एक साथ हो जाएं और अखिलेश यादव की जो एक अकड़ है, जो उनका एक कांग्रेस से दूरी है, उनको किनारे कर दिया जाए। तो आज बहन जी ने ऐसा माहौल बन ना जाए, ऐसा एक परसेप्शन तय ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बाकायदा ANI को बाइट देके कहा कि भाई कांग्रेस भी बहुत अच्छी नहीं है, कांग्रेस ने भी ये किया वो किया, यानी जाहिर कर दिया कि इस तरह की खबरें मत लिखो, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसी तरह भले ही चाहे चली जाए नवेद भाई, लेकिन परसेप्शन ना बनने पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक बात है। मैं शैलेश सिंह का एक छोटा सा कमेंट लूंगा। शैलेश जी बोलिए, बहुत जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे आप। अभी जैसे हम के प्रवक्ता ने कहा कि दलितों का उत्पीड़न कर रहे थे, जबकि नीतीश कुमार जी ने उसी दलित जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद जैसा पूरा अपना उत्तराधिकारी बना करके रखा। अब जिस उत्तराधिकारी, जिनको उत्तराधिकारी बनाया, वह औरंगजेब की तरह उन्हीं का गला काटने के लिए लगे हुए हैं। तो जो ये इन लोगों का दलित वाला गेम होता है और परिवारवाद को अलग करके दलित का जो सुकुफा छोड़ा जाता है, ये बड़ा ही हास्यास्पद नजर आता है। ठीक बात है। मैं अब चूंकि ज्यादा वक्त नहीं, मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, नवेद भाई ने बड़ी पते की बात की है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप लोगों को परिवारवाद से बहुत परहेज है, लेकिन परिवारवादी पार्टियों को आप लोग बिल्कुल गले लगाते हैं। ये दोहरी बातें क्यों? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो जेडीयू के नेता हैं उनकी निंदा करना चाहता हूं। उन्होंने जो दलितों के नेता हैं मांझी जी, उनकी तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब हत्यारा था। औरंगजेब ने जिस तरीके से हमारे देश में उन्होंने काम किए, उनको कभी सराहा नहीं जा सकता। और मांझी जी का एक कंट्रीब्यूशन है, वो नेता है और आपको कांग्रेस के नेता हैं। आपका मुलायम चेहरा, खूब निंदा करिए। कोई बात नहीं, कांग्रेस के नेता है वो, कांग्रेस के सही महागठबंधन के नेता हैं। उन्होंने जिस तरीके की परिभाषा दी है वो बहुत ही खराब है, निंदनीय है। अब रही बात तो जो हमारे पत्रकार महोदय हैं नाविद जी, उन्होंने जो बात की है, देखिए सभी पार्टी की अपनी विचारधारा होती है। गठबंधन का मतलब ये है कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम करते हैं। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे लेके हम चल रहे हैं, उसके आधार पे हमारी सरकार चल रही है, उसके आधार पे हमारे जो स्टेट्स में हमारा दल है वो काम कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। लेकिन जो गठबंधन है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार शर्मा जी, फिर आप दूसरे को घेरने की कहाँ, फिर किस मुंह से आप दूसरे को घेरते हैं? फिर कांग्रेस को क्यों कहते हैं? जब आपके गठबंधन में 20 तो परिवारवादी पार्टियां हैं, तो फिर आपको नहीं कहना चाहिए आप अपनी पार्टी में मत करिए परिवारवाद? फर्क है ना, देखिए हम अपनी पार्टी में नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी में आपकी पार्टी बहुत साफ सुथरी इसमें मामले मत करिए। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी परिवारवाद का शिकार नहीं है, फिर आप दूसरे को मत कहिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 परिवारवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके आप चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं। दुर्गेंद्र जी, आप जनरलाइज मत करिए। अरे भाई, सवाल तो उठेगा। अगर अपना दल से गठबंधन है, हमसे आप गठबंधन करेंगे, आप अन्य लोगों से गठबंधन करें तो करेंगे, सवाल पूछेंगे हम। अब आप आंसर भी सुन लीजिए। क्या इनमें से कोई भी पार्टी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है? क्या इनमें से कोई भी पार्टी नेतृत्व करने जा रही है गठबंधन का? जैसे जो स्थितियां आती है आप लोग उसकी परिभाषा उसी अनुसार बदल लेते हैं कि अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा तो कहेंगे क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या कोई ये है क्या? अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष 20 उदाहरण आ गया तो आप कहो कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है क्या? भाई, देश काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार आइडियोलॉजी नहीं बदली जाती। आप लोग एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का मैं इसलिए सम्मान करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की इसलिए प्रशंसा करता हूं कि ये पार्टी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को झुकती नहीं है, ना तनती है। एक आइडियोलॉजी है, उसके कांटे पे पार्टी चलती है। ना हम झुकते हैं और ना ही हम तनते हैं। रही बात जहाँ पे परिस्थिति के अनुसार हम लोगों ने अगर किसी के साथ पार्टनरशिप की है, किसी के साथ एसोसिएशन किया है, तो इसका मतलब वो एक अलग दल है और कॉमन यूनियन प्रोग्राम के आधार पर हम उनके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को आगे लेके चलती है। यहाँ पे जो एनडीए का नेतृत्व, तो माफ कीजिएगा शर्मा जी, भी परिवारवाद का मुद्दा उठाना बंद कर दीजिए, हो गया खत्म। अब अगले 24 के चुनाव मत उठाइएगा, क्योंकि बहुत सारी परिवारवादी पार्टियों के साथ में आप लेकर चलेंगे। नेतृत्वकर्ता के लिए है, लीडर के लिए है। कौशलेंद्र भाई, फाइनल कमेंट। शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस के पास जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं वो परिवारवाद से पीड़ित हैं। शर्मा जी, कृपया अब मैं फाइनल कमेंट के लिए कौशलेंद्र भाई के पास जा रहा हूँ। कौशलेंद्र भाई, फाइनल कमेंट।
ये आपने अभी जो बात कही कि परिवारवाद की बात भाजपा के लोग ना उठाएं, ये आपने सलाह दी। मैं बताऊं कि भाजपा के एक बड़े संगठन मंत्री से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि बड़े बड़े आपके यहाँ भी बाहुबली आ गए, अब आपके यहाँ वो ज्ञानशील एकता वाली बात कहाँ रही जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाली बात होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली भाजपा नहीं है। जगह संख्या बढ़ाने के लिए हमें तरह तरह के लोगों को जोड़ना होता है। तो आप जो परिवारवाद वाली बात कर रहे हैं उसको भी उसी परिप्रेक्ष्य से जोड़ लीजिए। और अभी जो लखनऊ से भाई साहब ने कहा कि बहुत सारे मांझी मुड़ेंगे, तो अभी चुनाव आते आते बहुत सारे मांझी बहुत तरफ मुड़ेंगे, बदलाव आएंगे। और देखिए ना 23 तारीख जो है ना, 23 तारीख तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा। 23 तारीख का जो पटना वाली बैठक है ना, वो 24 के इलेक्शन का आपको पिक्चर दिखा देगा। चलिए 23 तारीख को कौशलेंद्र भाई फिल्म मिलेंगे, वादा रहा, अभी से तय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र भाई। खेमचंद शर्मा जी आपका धन्यवाद, जैनेन्द्र अर्कवंशी आपका धन्यवाद, नवेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार कौशलेंद्र जी बहुत धन्यवाद, शैलेश जी आपका धन्यवाद, शंकर मांझी जी आपका धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों करोड़ दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, चालें चली जा रही हैं, यही राजनीति है। लेकिन 2024 का जो मुकाबला है वो इतना आसान होने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।